So see, in today's class, we are going to study about the impacts of crusades. In last time we did crusades, means the religious war between Christians and Muslims. So the war between Christians and Muslim in the name of religion is called crusade. There were many crusades, but 3 crusades are quite important. These crusades expanded from 1098 to 1291, means it extended almost 200 years. And out of these 200 years, 3 main crusades have been fought. The first crusade in the year 1098-99, in which Christians got a leading position. They were victorious in that particular crusade and Jerusalem came into their hands. उसके बाद दूसरा वाला जो क्रूसेड हुआ था वो तब हुआ था जबकि एक बार फिर से अरेबियंस ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था. ये क्रूसेड हुआ था 1145 टू 49 के बीच में. इसमें क्रिश्चियंस हारे थे. इसके बाद सलाउद्दीन जो कि इजिप्ट से सुल्तान हुआ करते थे, खलीफा थे, उन्होंने जिहाद का नारा दिया और क्रिश्चियंस को फिलिस्तीन के रीजन से बहुत दूर तक भगा डाला. इसके बाद तीसरी बार जेरूसलम पे कब्जा करने का क्रिश्चियंस ने जो कार्यक्रम चलाया, दैट वाज इन द ईयर 1189. तो ये तीसरा क्रूसेड रहा और तीसरे क्रूसेड में भी मिली जुली चीजें रही हैं ऑलमोस्ट. मतलब ना किसी की बहुत विक्ट्री हुई है, ना कोई हारा है. अंत में चल करके बहुत लड़ाई हिंसा के बाद समझौता हो गया और इस समझौते के तहत फिलिस्तीन और जेरूसलम के रीजन में पॉलिटिकल अथॉरिटी तो अरेबियंस की ही रही, मुस्लिम कब्जे में ही रहा, लेकिन जेरूसलम में टैक्स फ्री एंट्री क्रिश्चियंस और ज्यूज की हो गई कि मतलब वो अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस की चीजें उनके, तो वो आ सकते हैं वहां पे, पिलग्रिम अपना कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक या टैक्स वगैरह नहीं लगेगा. So these concessions were given to Christians and Jews, but apart from that, the authority was under Muslims only. So these 3 crusades were there. इनका impact क्या हुआ? तो इनके 2 तरह के impact हुए. अब ये 2 कौन-कौन से impact थे? पहला impact तो हुआ कि क्रिश्चियन और मुस्लिम हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़े दुश्मन हो गए, क्योंकि ये युद्ध धर्म के आधार पे हुआ था. This war was fought on the basis of religion. That's why these 2 religions have become the utter enemy, the staunch enemy, the biggest enemy in the world. आज भी आप देखो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच का जो रिलेशन है वो हेट्रेड वाला है. तो इस युद्ध ने मुसलमानों का और ईसाइयों के साथ जो रिलेशन था वो बहुत बिटर कर दिया, बहुत खराब कर दिया, बिटर मेमोरीज ये कर दिया. इसमें लाखों के लोग, संख्या में लोग शहीद हुए, मारे गए. इनके बीच में दुश्मनी बहुत बढ़ गई, परमानेंट टाइप की हो गई. इवन आज भी आप देखो इस्लामिक स्टेट्स और क्रिश्चियंस के बीच का जो झगड़ा चल रहा है वो सारा कुछ तभी से चला आ रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है. तो ये तो रहा एक. दूसरा असर क्या था? दूसरा असर था मर्केंटाइल पे, मतलब व्यापार पे. व्यापार पे इसका बड़ा पॉजिटिव असर हुआ. पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों टकराए. टकराने के साथ ही साथ उनका कल्चरल जो है वो एक्सचेंज हुआ. तो आप यूं कह सकते हो कि पॉलिटिकली तो ये डिवाइडेड हो गए, रिलीजियसली ये डिवाइडेड हो गए, इनके बीच में हैट्रेड आया, इनके बीच में एनिमोसिटी आई, इनके बीच में दुश्मनी आई. तो ये तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा. लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, बर्बादी हुई, ये सारी चीजें नेगेटिव इंपैक्ट रहा. लेकिन इस नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव चीज हुई, वो ये कि क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स बिकेम क्लोजर इन ट्रेड रिलेशन. व्यापारिक मामले में दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के कल्चर को समझे. 200 सालों में ये जो लड़ाइयां हुई, इन लड़ाइयों की वजह से यूरोपियंस ने ईस्ट को समझना शुरू किया और ईस्टर्न लोगों ने यूरोपियंस को समझना शुरू किया. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक बढ़िया इन्फ्लुएंस पड़ा है, वो है व्यापार पे. व्यापार बड़ी तेजी से इस दौर में बढ़ा है और खास करके जो
जो है इधर अरेबिया और उसके आसपास के इलाकों में जो चीजें होती थी वो यूरोप में बिकने लगी, और यूरोप वाली चीजें अरेबिया में आकर के बिकने लगी। तो इस तरीके से ये एक फायदा आप कह सकते हो, गिना सकते हो, ये एक फायदा हुआ, बाकी तो नुकसान ही था। अब थोड़ा सा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अरेबिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ और क्या हुआ। ठीक है, लेट्स सी। So we all know that agriculture was the principal occupation in earliest time in almost all over the world. This is not a unique feature of Arabia, India or Europe. जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, इस दौर में पूरे दुनिया में अगर कोई प्राइमरी ऑक्यूपेशन था तो वो था एग्रीकल्चर। मानते हो या नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है कि आज से 1000 साल पहले मोबाइल इंडस्ट्री में काम मिलता रहा होगा लोगों को? कुरियर इंडस्ट्री काम कर रही होगी, ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा, बैंकिंग करेगा, ये सब तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो फिर कौन सा सेक्टर था जिसमें लोगों को काम करना पड़ता था या जहां पर काम मिलते थे, जो सबसे बूम पर सेक्टर हुआ करता था? सो द ओनली ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। खेती और खेती से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन ही हुआ करते थे। तो एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, अनडाउटेडली दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड। सेकंड, लैंड वाज ओन्ड बाय बिग एंड स्मॉल पीजेंट्स। यू नो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी के पास ज्यादा जमीन होगी, किसी के पास कम जमीन होगी। जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो ज्यादा बड़ा किसान होता था, कम वाला कम बड़ा किसान होता था। और कुछ जमीन होती थी जो कि स्टेट की होती थी, जिसे हम कहते हैं खालसा। खालसा समझते हो? खालसा मींस द स्टेट ओन्ड लैंड। स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा जो जमीन उनके कब्जे में होती, दैट इज कॉल्ड खालसा। ठीक है? So the state owners collected taxes on the behalf of state, and the land which was conquered by the Muslims was handed over mainly to the members of Caliph's family. इस तरीके से पूरी जमीन जो हुआ करती थी वो किसानों की होती थी। किसानों के अलावा कुछ जमीन खालसा की होती थी। जो खालसा की जमीन होती थी उस पे जो भी पैदावार होता था, ऐसा नहीं कि वो जाकर के वहां पे राजा काम करेगा, नहीं, काम वहां पर भी टेनेंट्स करते थे, असामी करते थे, बाकी लोग करते थे। लेकिन वहां से जो भी पैदा होता था वो खजाने में जमा होता था, वो राजा का होता था। और बाकी जो किसानों की आमदनी होती थी, किसानों की आमदनी उनकी प्राइवेट आमदनी होती थी, उसमें से राजा केवल टैक्स लेता था, टैक्स के अलावा कुछ नहीं लेता था। और जबकि खालसा जमीन पर जो भी पैदावार होगा वो सब राजा का होगा या खलीफा का होगा। ठीक है? तो खालसा जमीन खलीफा की, और खालसा पे जो भी पैदावार होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो सब खलीफा का होगा। जो पीजेंट्स की जमीनें हुआ करती थी वो इंडिविजुअल ओनरशिप में होती थी। वहां से जो पैदा होता था वो लोग अपना अपना रखते थे। हाँ, शर्त ये थी कि उसमें भी उन्हें एक निश्चित परसेंटेज टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए स्टेट ऑफिशियल लगाए जाते थे। इस टैक्स को कहा जाता था खराज। समझते हो? हमने पढ़ा था ना, खुम्स, खराज, जजिया, जकात, ये 4 तरह के टैक्स होते थे। तो खराज जो टैक्स होता था, दैट वाज लैंड टैक्स, वो लगता था सबसे। जिन इलाकों में मुस्लिम्स जीतते थे वहां क्या करते थे, वहां पर वो जमीन पर कब्जा कर लेते थे, और जमीन पर कब्जा करने के बाद वो उठा करके खलीफा की फैमिली को दे देते थे। इस तरह से जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता था उसका मालिक खलीफा। स्टेट हैड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, deriving the bulk of its income from land revenue once the conquest was over. The lands conquered by Arabs that remained in the hands of the owners were subject to a tax payment. ठीक है? अरब जहां कहीं भी जीतते थे वहां की जमीन 2 तरीके से होती थी। एक तो अगर मालिक को मार दिया गया है तो वो जमीन अरेबियंस छीन लेते थे, वो खालसा हो जाती थी। और अगर मालिक को मारा नहीं गया है, जमीन पे कब्जा हो गया, तो मालिक को ही दे दिया जाता था वो जमीन, बस उनसे टैक्स लिया जाता था। Do you know what we call to that tax? That tax is called खराज। ये ध्यान रखना। और ये कितना होता था? ये होता था 1/2 to a 5th of produce। यानी ये अलग अलग समय में अलग अलग हुआ करते थे। कहीं पर कभी आधा और कभी 1/5। ठीक है? अब आप समझोगे आधा और 1/5 मतलब इसमें से सही वाला क्या है? दोनों ही सही है। मतलब किसी खलीफा के टाइम में वो 1/2 हिस्सा ले लेता था, इसका मतलब वो 50% सीधे सीधे।
अगर आपके जमीन से 10,000 का गेहूं पैदा हो रहा है, 5,000 का वो छीन लेगा, ये मालिकाना हक है उसका। और कहीं कहीं पर वो 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। तो 20 से 50% लिया जाता था टैक्स। दिस टैक्स इज नोन एज खराज। इज दैट क्लियर? सो कुड यू गेट इट? खराज क्या होता था? खराज होता था लैंड टैक्स that was collected from all the people whom the Arabians conquered. अरब के लोग जिस इलाके को जीतते थे, उस इलाके में जो बाशिंदे होते थे, किसान होते थे, उन किसानों से एक टैक्स लिया जाता था जिसे कहा जाता है खराज। और ये खराज जो है वो कितना होता था? ये खराज 1/2 से लेकर के 1/5 तक होता था। 1/2 to 1/5 it means this varied from 50% to 20%, but not less than 20%. This is important. अब बात आती है कि उस इलाके में अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों को क्या सुविधा थी? क्या सबसे उतना ही टैक्स लिया जाता था खराज? नहीं। अब यहां पर आपको ध्यान रखने लायक चीज है कि मुस्लिमों नॉन मुस्लिम से तो खराज लिया जाता था, लैंड टैक्स, लेकिन मुस्लिम से अलग टैक्स लिया जाता था। मुस्लिम से लिया जाता था उर्स। क्या लिया जाता था? उश्र, सॉरी, उश्र। उर्स तो मतलब मेला होता है, ठीक है? USHR, उश्र। ये ध्यान रखना। उश्र कितना होता है? ये होता है 1/10, यानी 10%, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि खराज यानी नॉन मुस्लिम से लिया जाता था खराज, जो कि कम से कम 20% या कभी कभी 50% भी होता था। लेकिन जो मुस्लिम होते थे उन्हें देना पड़ता था उश्र, दैट इज नॉट खराज। और ये कितना होता था? सिर्फ 10%। अब बताओ फायदा दोनों में से किसको था? मुस्लिम्स को कि नॉन मुस्लिम्स को? मुस्लिम को। मुस्लिम्स को। क्यों फायदा था मुस्लिम्स को? तो केवल 10% देना पड़ता था टैक्स। हाँ, उन्हें कम टैक्स देना पड़ता था, उश्र। अब आप पूछोगे नहीं कि ये उश्र क्या होता था, क्या ये भी लैंड टैक्स था या कुछ और? देखो, उश्र का मतलब होता है सिंचाई टैक्स, ठीक है? टैक्स ऑन इरिगेशन, समझे? तो ये जो टैक्स हुआ करता था उश्र, सो दिस उश्र इज इरिगेशन टैक्स, टैक्स फॉर इरिगेशन। तो ये खास करके इसलिए लिया जाता था कि आप राज्य के साधनों से सिंचाई कर रहे हो, राज्य के नहर का इस्तेमाल कर रहे हो, और इस वजह से ये टैक्स दो। तो कुल मिला के ये जमीन का टैक्स नहीं हुआ, ये जमीन पर जो राज्य ने सुविधाएं दे रखी थी उसका टैक्स है एक तरीके से। आगे चल करके भी हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम से किसी तरह का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जा रहा है, खराज वगैरह नहीं लिया जा रहा था। तो लोगों को ये लगने लगा कि मुस्लिम बनना ज्यादा ठीक है, फायदा होगा, पैसे कम लगेंगे ना। सो नॉन मुस्लिम्स स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम टू पे लोअर टैक्सेस। बात समझ आई? इसका फायदा क्या हुआ या इसका नुकसान क्या हुआ या इसका असर क्या हुआ? तो चूंकि टैक्स वाली व्यवस्था मुस्लिम स्टेट्स में ये दो प्रकार की होती थी, खराज और उश्र। खराज लिया जाता था नॉन मुस्लिम से और उश्र लिया जाता था मुस्लिम से, ठीक है? नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था 20 से 50% टैक्स, मुस्लिम्स को देना पड़ता था उश्र के नाम पे सिर्फ 10% टैक्स। हर आदमी अपना टैक्स बचाने के चक्कर में तुरंत मुस्लिम बन जाता था कि अगर हम मुस्लिम बन जाएंगे तो हमसे हमारा टैक्स बच जाएगा, ठीक है? धीरे धीरे जिन भी इलाकों में अरेबियंस का कब्जा हुआ वहां के लोग तुरंत कन्वर्ट हो गए मुस्लिम बन जाते। अब इस कन्वर्जन से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Was it beneficial or it was a loss? बताओ। सर मुस्लिमों को फायदा होगा तब। लोगों को फायदा हो सकता था लेकिन राज्य को तो नुकसान था। जो व्यक्ति पहले 50% टैक्स देता था वो 10% पे आ गया। तो अगर हम राजा हैं, मालिक हैं, हम खलीफा हैं, तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना।
तो इस वजह से जो खलीफा हुआ करते थे आगे चल करके उन्होंने जो है कन्वर्जन को डिस्करेज करना शुरू किया कि नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन कैसे रोकेंगे, उसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम निकाला, यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी। सबसे उतना ही टैक्स लेंगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। तो जब सबसे बराबर टैक्स लेना है तब आदमी क्यों मुस्लिम बनना चाहेगा। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था उसको रोकने के लिए यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी खलीफा के द्वारा लाई गई। अन्यथा पहले ऐसी पॉलिसी नहीं थी। पहले की पॉलिसी में खराज और उश्र नाम के दो टैक्स लिए जाते थे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से अलग अलग। 10th सेंचुरी या उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्टेट ऑफिशियल यानी जो खलीफा के जो है नौकरशाह हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, ये अधिकारियों को सैलरी अब पैसे में ना दे जा करके इन्हें जमीन दिया जाने लगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई खलीफा है और खलीफा के अंडर में 20 अधिकारी उसने रख रखे हैं, कोई सेनापति है, कोई कुछ है, कुछ इस तरह का काम। और चूंकि इस्लामिक स्टेट्स पूरी तरह से मिलिट्री स्टेट हुआ करते थे, तो उनके जो अधीन कर्मचारी या अधिकारी होते थे वो सारे मिलिट्री हेड होते थे। इन्हीं मिलिट्री हेड से सिविल काम भी कराने हैं और मिलिट्री काम भी कराने हैं, और इस काम के बदले उन्हें देना पड़ता था सैलरी। ये सैलरी क्या होती थी, अता, और उसके बाद लूट में से भी हिस्सा देना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड बूटी। तो पहले इन लोगों को बूटी और अता मिलता था शुरू के जमाने में। ऐसा क्यों किया जाता था या इसके देने से फायदा क्या होता था? देखो, शुरू के जमाने में इस्लाम बहुत लिमिटेड एरिया में था, तो इस्लाम का एक्सपेंशन होना था। एक्सपेंशन के लिए उन्हें अलग अलग इलाकों में वो हमेशा जीत रहे होते थे, लड़ाइयां लड़ रहे होते थे, तो इस वजह से लूट का बहुत धन मिलता था। जब लूट का ढेर सारा धन मिल रहा है तो उसी धन से वो पेमेंट बांट दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 10वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम ऑलमोस्ट एक्सपेंड कर गया हर जगह पे, अब उसके पास नया इलाका बहुत नहीं रह गया जीतने के लिए, तो लूट वाला माल कम हो गया। अब वो कैसे कमा सकते थे पैसे? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन से टैक्स वसूल करके पैसे कमा सकते थे। बस यही तरीका था। जब हम या तो हम नया लैंड जीत लें और नहीं तो पुराने पर एडमिनिस्ट्रेशन करके टैक्स ले लें। तो अब इनके पास ऑप्शन दूसरा वाला था, यानी टैक्स वसूलना। और टैक्स प्रॉपरली वसूला नहीं जा पाता था। कभी कभी लोग अक्सर करके कि हम बीमार हैं, हमारे घर में मुसीबत है, हमारे यहाँ खेती नहीं हुई, कुछ और चीज है, इस तरह से करके टैक्स नहीं दिया करते थे। कौन देना चाहेगा भाई? हर आदमी बचने की कोशिश करता था। और अधिकारियों को भी बहुत फर्क नहीं पड़ता था इससे। क्यों? क्योंकि वो सरकारी पैसा पाते थे। अब आप ऐसे समझ लो, अगर कोई अधिकारी है यहाँ पे और उससे कह दिया जाए कि नहीं, तुम्हें सरकार बराबर पेमेंट देती रहेगी और तुम्हारा काम है लोगों से फीस वसूलना, टैक्स वसूलना, कुछ भी, तो वो लोगों से एक बार दो बार कह देगा कि भैया फीस जमा कर दो, अपनी टैक्स जमा कर दो। अब लोग नहीं जमा कर रहे हैं तो फिर वो मांगेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई नुकसान हो नहीं रहा ना, उसका पैसा तो मिल रहा है। ये खलीफाओं को बात समझ में आ गई बहुत जल्दी। उन्हें लगा कि सैलरी देना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ये टैक्स प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से। तो खलीफाओं ने क्या करना शुरू किया, अपने अधिकारियों को टैक्स से पैसे ना दे करके उन्हें सीधे सीधे इलाका दे दिया, जागीर दे दी, दैट इज कॉल्ड इक्ता। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति की तनख्वाह मान लो है 50,000 रुपए, हमें देना है उसको महीने में। तो हमने ये तय कर लिया कि 5 गांव हैं, एक गांव से लगभग 10,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो ये 5 गांव मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ के इक्तादार हो। अब एक काम करो, 50,000 यहीं से वसूल लो तुम। अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर, हमें कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देना है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो इस इलाके का और यहीं से पैसा वसूलो। ऐसा भी होने लगा कि एक एक व्यक्ति को भाई 50,000 उसे लेना है और उसे 20, 50, 100 गांव दे दिए गए, जहां से 1 लाख रुपए की तुम्हें इनकम आएगी। तो करना आपको ये होगा कि 50,000 अपना ले लेना और बाकी 50 जो बचेगा वो जमा कर देना खजाने में। ये तरीका शुरू हुआ, यानी इक्तेदारी सिस्टम आ गई। इक्तादार वो ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक तरीके गवर्नर होते थे, जो टैक्स भी वसूलते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। ये एक तरीके से छोटे से मालिक हो गए थे किसी भी इलाके के, या आप इन्हें एक तरह का लॉर्ड कह सकते हो, सामंत कह सकते हो, फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है,
So the feudal lordship that started in Islamic State is called iqtadari system, in which in place of salary, officers were given territory to govern, to rule and collect agricultural revenues. लोगों को, जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें नकद सैलरी, उन्हें कैश पेमेंट ना दे करके, बल्कि उनकी सेवाओं के बदले एक क्षेत्र दे दिया जाता था, एक इलाका दे दिया जाता था, जहां से उन्हें टैक्स वसूलना होता था, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता था और अपनी सैलरी उसी से निकाल लेनी होती थी. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इक्ता सिस्टम. यही इक्ता सिस्टम आगे चल करके मुगलों के पीरियड में मनसबदारी सिस्टम में तब्दील हो जाता है. In many areas, the state supported the construction of dams, canals, and digging of wells, etc. ये सारे काम किए गए. Islamic law gave tax concession to the people who brought the wasteland under cultivation. ज्यादा से ज्यादा खेती हो, इसके लिए भी एक कदम उठाया गया. इसके लिए क्या कदम उठाया गया कि जो नई जगह पर खेती करेगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा. तो लोग अक्सर करके जंगल काट करके खेत बना लेते थे ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े. इस तरीके से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया गया. कई कई जगहों पर स्टेट सपोर्टेड जो है एक्सपेंशन कराया गया. मतलब स्टेट ने खुद से पैसे दे करके जंगल साफ करवाए, प्रोडक्टिविटी वहां की बढ़वाई, कुआं नहर ये सब खुदवाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल सके. और जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा. कई सारे न्यू क्रॉप्स ये इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पाइनिच, ब्रिंजल. ये वो चीजें थी जो अरेबिया में नहीं होती थी. अरेबिया में तो खैर कुछ भी नहीं होता ठीक से. ये अरेबियंस लोगों ने सीखा यूरोपियन से. यूरोपियों की को इस बारे में जानकारी थी, उनके यहाँ ये सारी चीजें होती थी और वो उठा उठा करके जो है अपने यहाँ पे बोना शुरू किया और बाद में उनसे यूरोप के भी कई इलाकों तक पहुंचा. तो आप यूं कह सकते हो कि ये जो अलग अलग जगहों पे, खास करके जैसे कॉटन है, अभी ये कॉटन बेसिकली उधर नहीं हुआ करता था, यूरोप में तो नहीं होता था. ग्रीक थोड़ा सा जान पाए थे कॉटन के बारे में. कॉटन इंडिया में होते थे. कॉटन को ग्रीस भाषा में सिंडन कहा जाता है, ठीक है. और इसी सिंडन के नाम पर, चूंकि ये सिंध में होता था, इस वजह से सिंडन कहते थे. सो अर्लीस्ट नोन कॉटन वाज फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अरेबियंस ने बहुत बाद में सीखी हैं, बोनी, जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना शासन करना शुरू किया. और इन्हीं के माध्यम से फिर ये यूरोप के बहुत सारे इलाकों में जहां नहीं होता था वहां पहुंचाया गया. तो हम ये कह सकते हैं बहुत सारे न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे इस दौर में. अच्छा, कई सारे क्रॉप्स यूरोप से भी आए थे. अब आप देखो अपने यहाँ इंडिया में ही जैसे चिली है, तो चिली पुर्तगाल से आया हुआ है. पोटैटो है, टोमेटो है, ये वो चीजें हैं जो कि जो है ये अमेरिका से आई हुई हैं. अब आप सोचो कि इसके पहले जब तक हमारे यहाँ पुर्तगीज नहीं आए थे, जब तक हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, जब तक हमें यूरोपियन कंट्रीज से हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं होता था, तो उस दौर में हमारे यहाँ मिर्च नहीं होते थे, हमारे यहाँ टमाटर नहीं होते थे, हमारे यहाँ आलू नहीं होते थे, ये सारी चीजें नहीं होती थी. ये सब की सब चीजें पिछले 400-500 सालों में हिंदुस्तान में आई हैं. इसके पहले ये सब नहीं होता था. अब पुराने ग्रंथ 500-700 साल पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए, उनमें कहीं आपको आलू का जिक्र नहीं मिलेगा, नहीं होता था. तो ये नई जो चीजें हैं वो अलग अलग क्षेत्र में डेवलप होनी शुरू हुई. So now the next topic is urbanization in Arabia and we'll cover it tomorrow. किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. I think we'll take 2 more classes to finish this chapter.